हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा? डिटर्मिनेंट से के क्रेमर रूल से इक्वेशन सॉल्व करना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है? होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस जिसमें हर एक टर्म के वेरिएबल की जो पावर्स का सम है वो हमेशा वन। क्या बोला मैंने? उस इक्वेशन को जिसमें हर एक टर्म में जो वेरिएबल है, उस जो भी वेरिएबल्स है या वेरिएबल है उसकी पावर्स का सम अगर वन है तो इस तरह की इक्वेशन को अपन होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, होमोजेनियस इक्वेशन का मतलब जिस इक्वेशन में हर एक टर्म के वेरिएबल्स की पावर्स का सम जो है वो हमेशा वन, इस तरह की इक्वेशन को अपन होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाल दी सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। हम क्या पढ़ने वाले हैं? सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। क्या बताया मैंने? ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज सेड टू बी होमोजेनियस if the sum of powers of variable in each term is 1। उस इक्वेशन को हम होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं जिसकी हर एक टर्म के वेरिएबल्स की पावर्स का जो सम हो, हर एक टर्म की वेरिएबल्स की पावर्स का सम जो हो कितना हो? 1। जैसे अपन ने मान लिया कि 3 वेरिएबल होमोजेनियस इक्वेशन ये है इन 3 वेरिएबल्स। होमोजेनियस इक्वेशन पहली a1x plus b1y plus c1z is equal to 0। तो यहां पे x की पावर क्या है? 1। इस टर्म में y की पावर क्या है? 1। z की पावर क्या है? 1। तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी? होमोजेनियस। मतलब हर एक टर्म की वेरिएबल की पावर जो है कितनी है? 1। दूसरे में भी x की पावर 1, y की पावर 1 और z की पावर 1। तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है। अच्छा, आप पिछली क्वेश्चंस में सोच रहे होगे कि अगर ये होमोजेनियस है तो इससे पहले वाली जो इक्वेशन होती थी, जैसे मान लो यहाँ पे 2 लिखा होता, ठीक है ना, तो उसको होमोजेनियस क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यहाँ पे तो वेरिएबल्स की पावर कितनी आ रही है? 1 आ रही है। लेकिन यहाँ 2 लिखा है तो कुछ भी ले लें अपन, ये x या y, तो यहाँ पे x की पावर ली तो x की पावर क्या कहलाएगी? 0। अपन को ये मालूम है कि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो 1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0। तो या तो x की पावर जो है वो 0 हो गई, यानी वेरिएबल की पावर 0 हो गई, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है। तो होमोजेनियस इक्वेशन के लिए क्या बताया मैंने? वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे 0 है तो यहाँ तो वेरिएबल की पावर कुछ भी ले सकते हो आप, यानी x की पावर 1 भी ले सकते हैं, 1 कुछ भी ले सकते हैं। तो कुल मिला के ये तीनों इक्वेशंस कौन सी हैं? होमोजेनियस इक्वेशन। अच्छा, मेरी होमोजेनियस इक्वेशन को हम क्रेमर रूल से सॉल्व करें तो D तो हमारा वैसे ही रहेगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। इससे बने हुए डिटरमिनेंट की वैल्यू को अपन क्या बोलेंगे? D। अच्छा, dx यानी जो x की वैल्यू निकालने के लिए डिटरमिनेंट यूज करते हैं, तो हम उसमें करते क्या है? जो x वाले कोफिशिएंट्स हैं उनकी जगह कांस्टेंट टर्म लिख देते हैं, a1 a2 a3 की जगह, तो ये dx निकल जाता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स कौन कौन सी है? 0 0 0। तो फर्स्ट कॉलम को हमने 0 0 लिख दिया। अच्छा, अब दिख रहा है कि ये डिटरमिनेंट में एक कॉलम 0 है तो इसकी वैल्यू तो 0 आनी है, क्योंकि किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर अगर एक कॉलम या रो 0 होती है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है? 0। अच्छा, dy जब लिखेंगे तो y के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनकी जगह पे क्या आता है? कांस्टेंट टर्म d के अंदर। तो d ये है ना हमारा, यहाँ पे y के जो कोफिशिएंट्स है उसकी जगह क्या लिख दिया हमने? 0 0 0 0। बाकी तो वही सेम रहता है, dy dz और dx। तो इसमें भी कॉलम 0 0 0 है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी? 0। अच्छा, dz यानी z की वैल्यू निकालने के लिए डिटरमिनेंट यूज होता है, उसमें क्या करते हैं? z के कोफिशिएंट्स जो होते हैं उनकी जगह पे क्या लिख देते हैं? कांस्टेंट टर्म्स। तो कांस्टेंट टर्म्स क्या है? 0 0 0, तो लिख दिया, तो इसकी वैल्यू भी 0 आने वाली है। अब ये तो हमारा d dx dy और dz हो गया। अब होमोजेनियस इक्वेशन में भी अपन डिवाइड कर देते हैं 2 केसेस के अंदर। फर्स्ट केस जब d 0 नहीं हो, d मतलब ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है। मान लिया कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है। अच्छा, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है लेकिन dx तो 0 है, dy भी 0 है और dz भी 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि इनमें तीनों में एक एक कॉलम्स क्या है? 0 0 0 है, इसलिए इन तीनों की वैल्यू क्या होगी? 0। तो d 0 नहीं है लेकिन dx dy dz तीनों 0 हैं। तो हमें मालूम है x इज इक्वल टू क्या होता है? dx अपॉन d, y इज इक्वल टू क्या होता है? dy अपॉन d, z इज इक्वल टू क्या होता है? dz अपॉन d।
अच्छा यहाँ पे अपन dx की वैल्यू रखेंगे, dx की वैल्यू क्या है 0, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, जब 0 रखा तो 0 अपॉन डी कितना हो गया 0, यहाँ dy 0 रखा यानी इसकी वैल्यू dy की वैल्यू 0, तो 0 अपॉन डी ये भी 0, लिख देते हैं यहाँ पे कि dy किसके इक्वल है 0 के, dz भी किसके इक्वल है 0 के, और dx भी किसके इक्वल है, जब आप सॉल्व करोगे इसको तो 0 ही आएगा क्योंकि एक कॉलम इसमें क्या है 0। तो हमने dx dy dz की वैल्यू 0 0 0 रखी और डिनोमिनेटर 0 है नहीं हमारा, तो x भी 0 आया, y भी 0 आया और z भी 0 आया। तो हमारा जब भी होमोजेनियस इक्वेशन दी हो और x y z के कोफिशिएंट से बने हुए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं हो तो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, और यूनिक सॉल्यूशन की वैल्यू क्या आएगी x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0, तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अच्छा ये जो सॉल्यूशन आता है यूनिक सॉल्यूशन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, तो इसको होमोजेनियस इक्वेशंस का अपन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। कौन सा सॉल्यूशन? ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब जब d 0 नहीं हो और dx dy dz तीनों 0 हो तो x की वैल्यू निकलेगी x0, y0, z0। तो होमोजेनियस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 0 है तो सीधे सीधे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली अपन ने, वो 0 नहीं आई तो डायरेक्ट लिख दिया करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। ये तीनों निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 0 आएंगे क्योंकि इनमें एक कॉलम की वैल्यू क्या है 0। तो इस सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशन। और अगर d 0 आ जाता है तो उसको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो वहां पे लिख दिया अपन ने दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए trivial solution, any other solution is called a non trivial solution। इसके अलावा अगर कोई सॉल्यूशन निकलता है तो इसका मतलब क्या कहलाएगा? वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्लियर है? तो ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात समझ में आई और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात, यानी होमोजेनियस इक्वेशन में अगर d 0 नहीं है तो सॉल्यूशन कौन सा होगा? ट्रिवियल सॉल्यूशन। उसकी वैल्यू क्या होगी? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0। नहीं तो सॉल्यूशन कौन सा कहलाएगा? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नोट कर लीजिए। अच्छा इसी में हम बात करें केस 2 की। केस 2 क्या होगा? अच्छा पहला केस क्या लिया हमने? जब d 0 नहीं है, ठीक है ना। अब d 0 के इक्वल है यानी x y z के जो कोफिशिएंट से बना हुआ डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या आ गई? 0। अच्छा ये 0 है और हम मान रहे हैं कि dx भी 0 आएगा, dy भी 0 आएगा और dz भी 0 आएगा। क्यों? क्योंकि मालूम है कि एक कॉलम की वैल्यू 0 है, दूसरे इसमें तीसरे कॉलम की वैल्यू 0 है तो 0 आना है। तो x इक्वल टू क्या होता है? dx अपॉन d। y इज इक्वल टू क्या होता है? dy अपॉन d। z इज इक्वल टू क्या होगा? dz अपॉन d। अच्छा यह क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x d इज इक्वल टू dx। d का मतलब यहां पे डिटरमिनेंट है, पिछले वीडियो में मैंने डेल से बताया था, यहां पे d से बता दिया, बात एक ही। अच्छा y इंटू d dy z इंटू d इज इक्वल टू dz। अच्छा यार d 0 है तो हमने 0 रखा और dx भी 0 है तो ये भी 0 रख दिया। y इंटू 0 इज इक्वल टू 0, z इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अच्छा ये 0 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। ये भी क्या आ गया? 0 इज इक्वल टू 0। ये भी क्या है? 0 इज इक्वल टू 0। अच्छा यहां पर d dx dy dz सब 0 होने से LHS RHS इक्वल आ रहा है, यानी x की कोई सी भी वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, x y z की वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी रखता हूं 0 के इनटू में तो 0 आएगा। तो यहाँ x y z की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन जो क्या होंगे वो मेरी होंगे, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो ये भी नोट कर लिएगा कि जब d 0 हो और dx dy dz तीनों तो 0 है ही, तो होमोजेनियस इक्वेशन का जो सिस्टम है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखता है। क्लियर?